नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है आपके पसंदीदा ज्ञान और कहानियों के खजाने केडीएम एनसाइक्लोपीडिया पर। आज हम आपके लिए फ्रांसीसी साहित्य की एक ऐसी कालजयी कृति लेकर आए हैं जो न केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और प्रेम की जटिलताओं को उजागर करती है, बल्कि 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज के अंतर्निहित विरोधाभासों पर भी गहरी टिप्पणी करती है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां जुनून का लाल रंग सामाजिक चढ़ाई की काली महत्वाकांक्षा से टकराता है। कल्पना कीजिए, क्रांति की गूंज से अभी भी जूझ रहा फ्रांस, एक ऐसा समाज जो जन्म और वर्ग के आधार पर तीखे तौर पर विभाजित है। ऐसे ही उथल पुथल भरे माहौल में जूलियन सोरेल नामक एक असाधारण युवक का उदय होता है। वो साधारण पृष्ठभूमि से है, लेकिन उसकी आंखें असाधारण भविष्य के सपने देखती है। उसका मन बोनापार्ट की वीर गाथाओं और ज्ञान की प्यास से भरा है। वेरियरेस के शांत शहर में उसकी कल्पना कीजिए, एक आकर्षक सुंदरता और शांत तीव्रता का व्यक्ति, जिसकी काली आंखें अनकही आकांक्षाओं का एक गहरा सागर है। लेकिन वेरियरेस जैसी छोटी जगह जूलियन की विशाल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक पिंजरा साबित होती है। उसकी तीव्र बुद्धि, जो उसे अपने रूखे परिवार से अलग करती है, उसे स्थानीय पादरियों का ध्यान आकर्षित कराती है। एब्बे चेला, एक चतुर व्यक्ति जो आत्माओं को परखने की कला जानता है, जूलियन के भीतर धधकती हुई आग को पहचानता है। एक ऐसी आग जो उसे समाज के उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकती है या उसे राख में भी बदल सकती है। हमारी कहानी तब मोड़ लेती है जब जूलियन वेरियरेस के सम्मानित महापौर मिस्टर डी रेनाल के भव्य घर में उनके बच्चों के शिक्षक के रूप में कदम रखता है। यहां बुर्जुआ जीवन की दबी हुई भव्यता और अनकही तनावों के बीच शक्ति और भावना का एक नाजुक, खतरनाक नृत्य शुरू होता है। और इस नृत्य के केंद्र में है एक शालीन और गुणी महिला, मैडम डी रेनाल, जिनका शांत जीवन इस रहस्यमय युवक के आगमन से हमेशा के लिए बदल जाता है। तो केडीएम एनसाइक्लोपीडिया के इस विशेष प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़े और सुने स्तांदाल की अमर कृति द रेड एंड द ब्लैक की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको प्रेम, महत्वाकांक्षा और उस समाज की जटिलताओं पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी जिसमें हम रहते हैं। कल्पना कीजिए, क्रांति की गूंज से अभी भी जूझ रहा फ्रांस, एक ऐसा समाज जो जन्म और महत्वाकांक्षा से तीखे तौर पर विभाजित है। इच्छाओं और छिपी हुई इरादों की इस दुनिया में जूलियन सोरेल नामक एक युवक उभरता है। न तो वो कुलीन वंश का है, न ही अपने बड़ी पिता के खुरदुरे हाथों से संतुष्ट है। नहीं, जूलियन का दिल नेपोलियन बोनापार्ट की खोई हुई महिमा की लय पर धड़कता है। उसका मन भूली हुई ग्रंथों के ज्ञान से आलोकित है। वेरियरेस के शांत शहर में उसकी कल्पना कीजिए, एक आकर्षक सुंदरता और शांत तीव्रता का व्यक्ति, उसकी काली आंखें अनकही आकांक्षाओं का ब्रह्मांड लिए हुए हैं। लेकिन वेरियरेस ऐसी आत्मा के लिए एक पिंजरा है। उसकी प्रतिभा, एक दोधारी तलवार, उसे अपने रूखे परिवार से अलग करती है। फिर भी स्थानीय पादरियों के संरक्षण के माध्यम से पलायन की एक झलक पेश करती है। एब्बे चेला, आत्माओं के एक चतुर पर्यवेक्षक, जूलियन के भीतर की आग को पहचानते हैं। एक ऐसी आग जो समाज के उच्चतम सोपानों को रोशन कर सकती है या उसे पूरी तरह से भस्म कर सकती है। हमारी कहानी तब शुरू होती है जब जूलियन वेरियरेस के सम्मानित महापौर मिस्टर डी रेनाल के विशाल घर में उनके बच्चों के शिक्षक के रूप में कदम रखता है। यहां बुर्जुआ जीवन की दबी हुई भव्यता और अनकही तनावों के बीच शक्ति और भावना का एक नाजुक नृत्य शुरू होता है। और इसके केंद्र में एक शालीन और गुणी महिला, मैडम डी रेनाल, जिनका जीवन इस रहस्यमय युवक के आगमन से अपरिवर्तनीय रूप से प्रभावित होने वाला है। अपनी आंखें बंद करें और सुने, क्योंकि हम वर्जित इच्छाओं, ऊंची महत्वाकांक्षा और जुनून के लाल रंग और महत्वाकांक्षा के काले रंग के बीच खतरनाक नृत्य की कहानी में उतरते हैं। स्तांदाल के कुशल हाथों से लिखी गई कहानी द रेड एंड द ब्लैक में वेरियरेस की शांतिपूर्ण सुंदरता के नीचे रहस्य छिपे थे। जूलियन के लिए
डी रेनाल की संपत्ति उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मंच और उसकी नवजात इच्छाओं के लिए एक युद्ध का मैदान दोनों बन गई। धूप से सराबोर पुस्तकालय में दबी हुई शिक्षाओं की कल्पना कीजिए। पन्नों की धीमी सरसराहट जैसे जूलियन की तेज बुद्धि ने अपने युवा शिष्यों को प्रभावित किया। लेकिन ये घर की मालकिन मैडम डी रेनाल थी, जिनकी निगाहों ने सचमुच उसे मोहित कर लिया। एक शिक्षक, इतना युवा, इतना गंभीर, उसकी आंखों में इतनी उदासी, इतनी गहराई है। मुझे उस पर दया आती है। एक साधारण पृष्ठभूमि का ये लड़का हमारी दुनिया में धकेल दिया गया। दया जल्द ही आकर्षण में बदल गई, और आकर्षण एक वर्जित स्नेह में। रात्रि भोज की मेज पर उनकी चोरी छिपे नजरें, उनकी निजी शिक्षाओं के दौरान आवेशित मौन की कल्पना कीजिए। उनकी गुप्त मुलाकातें, रात के अंधेरे में पत्रों का जल्दबाजी में आदान प्रदान, हर पल एक खतरनाक रोमांच। जूलियन सच्ची भावना और सामाजिक उन्नति के मादक आकर्षण के बीच फटा हुआ, खुद को अपनी ही बनाई हुई एक जाल में उलझा हुआ पाया। जूलियन के आंतरिक संघर्ष के लिए थोड़ा अधिक जरूरी। वो दयालु है, वो अच्छी है, लेकिन वह एक ऐसी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी मुझे लालसा है। यहां स्वीकार किया जाना, अपनी स्थिति से ऊपर उठना, वेरियरस की रमणीय सेटिंग। हालांकि उनके गुप्त प्रेम संबंध को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकी। फुसफुसाहटें कपटी लताओं की तरह शहर में फैलने लगी। बढ़ते हुए घोटाले को शांत करने और जूलियन की उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए एब्बे चेला ने हमेशा की तरह व्यावहारिक उसे बेस के सेमिनरी में भेजने की व्यवस्था की। कठोर पत्थर की दीवारों और धार्मिकता के लबादे में लिपटी और भी कठोर महत्वाकांक्षाओं की दुनिया। गूंजते हुए हॉल, महत्वाकांक्षी पादरियों की दबी हुई फुसफुसाहटों की कल्पना कीजिए। प्रत्येक एहसान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जूलियन अपनी तेज बुद्धि और स्वतंत्र भावना के साथ पाखंड के इस अड्डे में एक बाहरी व्यक्ति पाया गया। हवा पाखंड से भरी थी। उन्नति का मार्ग चालाकी और धोखे से प्रशस्त था। यहां विश्वास अक्सर एक मुखौटा था और महत्वाकांक्षा सच्चा धर्म। फिर भी इस नैतिक अंधकार के बीच सत्यनिष्ठा का एक व्यक्ति उभरा, एब्बे पेराड। उनकी कल्पना कीजिए, एक कठोर चेहरे लेकिन तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति के रूप में, जूलियन के भीतर की कच्ची क्षमता को पहचानते हुए वो एक संरक्षक बन गए। पादरी दुनिया की विश्वासघाती धाराओं के माध्यम से एक मार्गदर्शक, आध्यात्मिक सांत्वना नहीं बल्कि सांसारिक ज्ञान, शक्ति का एक रोड मैप पेश करते हुए। ये दुनिया, मेरे बेटे, एक मंच है। अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाना सीखो। पेराड के संरक्षण में जूलियन का सितारा एक बार फिर चमकने लगा। उसकी बुद्धि और परिश्रम ने उसे एक प्रतिष्ठित पद दिलाया, पेरिस में शक्तिशाली और कुलीन मार्क्विस डी ला मोल का सचिव। राजधानी के लिए गाड़ी की सवारी एक नए क्षेत्र की यात्रा थी। भव्य सैलून और क्रूर राजनीतिक खेलों की दुनिया। पेरिस, वैभव और षड्यंत्रों का बवंडर। भव्य होटल डी ला मोल की कल्पना कीजिए, फ्रांसीसी अभिजात वर्ग का एक छोटा रूप, जहां ड्राइंग रूम में शक्ति फुसफुसाई जाती थी और भाग्य पल भर में बनते और बिगड़ते थे। जूलियन प्रांतीय नौसिखिया, अब ड्यूक और डचेस के बीच घूमता था। उसकी तेज बुद्धि और सुरुचिपूर्ण व्यवहार ने उसे मार्क्विस का विश्वास दिलाया। वो एक उत्सुक पर्यवेक्षक था, उनके जटिल सामाजिक नृत्य का एक मौन छात्र। भाग 2, प्रेम और शक्ति की भूल भुलैया। होटल डी ला मोल के सुनहरे पिंजरे के भीतर एक और महिला जूलियन की कक्षा में प्रवेश करती है। मार्क्विस की जीवंत और अपरंपरागत बेटी मैथिल डी ला मोल। उसकी कल्पना कीजिए, तेज बुद्धि और बेचैन बुद्धि की एक प्राणी, अपने कुलीन दरबारियों के अनुमानित स्नेह से ऊबी हुई। उसने एक चिंगारी, एक तीव्रता की तलाश की जो कठोर सामाजिक दायरे प्रदान नहीं कर सकते थे। वो अलग है। उस शांत मुखौटे के नीचे एक आग है, एक आम आदमी
जो हमारी दुनिया को चुनौती देने की हिम्मत करता है। मैथिल्ड की जूलियन में रुचि, आकर्षण और तिरस्कार का एक अस्थिर मिश्रण थी। उनकी बातचीत बुद्धि और अभिमान का एक बाढ़ का खेल थी, एक खतरनाक खेल जो दबे हुए गलियारों और चांदनी रातों में खेला जाता था। जूलियन उसकी कुलीन सनक से मोहित और सावधान दोनों खुद को एक भावुक और अशांत प्रेम संबंध में खिंचा हुआ पाया। मैथिल्ड, थोड़ी हैकड़ी के साथ आप मुझे इतनी तीव्रता से देखने की हिम्मत कैसे करते हैं? मोंसूर सोरेल। जूलियन, नियंत्रित जुनून के साथ मेरी आंखें, मदमोइसेल, केवल सामने की चमक को दर्शाती है। उनका प्रेम संबंध एक गुप्त युद्ध का मैदान था, जो मैथिल्ड की सामाजिक अतिक्रमण की रोमांटिक धारणाओं और जूलियन की अपनी स्थिति के बीच की खाई के प्रति हमेशा जागरूक रहने से प्रेरित था। इस बीच वेरियरेस की शांति से पत्र आते रहे, मैडम डी रेनाल के दर्दनाक पश्चाताप और स्थायी प्रेम से भरे संदेश। जूलियन, मेरा दिल तुम्हारे बिना शांति नहीं जानता। मेरी कमजोरी, मेरे विश्वासघात को क्षमा करो। जूलियन खुद को मैथिल्ड की भावुक तीव्रता और मैडम डी रेनाल के गहरे, स्थायी स्नेह के बीच फटा हुआ पाया। एक ऐसा प्यार जो एक ऐसे अतीत का प्रतिनिधित्व करता था जिससे वो पूरी तरह से बच नहीं सकता था। मैथिल्ड की गर्भावस्था ने मार्क्विस डी ला मोल को मजबूर कर दिया। अपने परिवार के सम्मान की रक्षा के लिए वो अनिच्छा से एक गुप्त विवाह के लिए सहमत हो गया। जूलियन को कुलीनता के पद पर करते हुए एक सपना जो प्रतीत होता है साकार हो गया। लेकिन भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, एक क्रूर मोड़ लेकर आया। मैडम डी रेनाल के कांपते हुए हाथ से लिखा एक पत्र मार्क्विस तक पहुंचा। अपने धर्माध्यक्ष के कबूलनामे और अपराध की पुनरुत्थान और भय से प्रेरित होकर उसने जूलियन के साथ अपने पिछले प्रेम संबंध का विवरण बताया। उसे एक ठंडे दिल वाला, जोड़ तोड़ करने वाला, एक सामाजिक पर्वतारोही के रूप में चित्रित किया जिसने उसके स्नेह का फायदा उठाया था। स्वर सदमे और विश्वासघात में बदल जाता है। मार्क्विस, क्रोधित और गहरा धोखा महसूस करते हुए, विवाह के लिए अपनी सहमति वापस ले ली। जूलियन को अपनी सेवा से बर्खास्त कर दिया और प्रभावी रूप से उसके सावधानीपूर्वक बनाए गए भविष्य को नष्ट कर दिया। भाग 3, विश्वासघात गहरा घाव कर गया। जूलियन, अपने सपने चकनाचूर, अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद, वेरियरेस लौट आया। उसके भीतर क्रोध और निराशा का तूफान मचा हुआ था। एक क्षणिक पागलपन में, घायल अभिमान और अन्याय की भावना से पैदा हुए एक हताश कृत्य में, उसने चर्च के शांत अभयारण्य में मैडम डी रेनाल की तलाश की। गोली छोटे शहर में गूंज उठी, उनके आपस में जुड़े भाग्य में एक हिंसक विराम चिन्ह। मैडम डी रेनाल घायल होकर गिर पड़ी और जूलियन ने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। उसकी महत्वाकांक्षा उसे महिमा नहीं, बल्कि एक जेल की कोठरी तक ले गई थी। अपनी कैद की कठोर वास्तविकता में, अपने सामाजिक दिखावे से रहित, जूलियन ने अपनी इच्छाओं के सच्चे स्वरूप और अपने कार्यों के परिणामों का सामना किया। उसका मुकदमा एक अंतिम, अवज्ञाकारी कृत्य का मंच बन गया। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया, लेकिन उस समाज के पाखंड और कठोर असमानताओं को भी उजागर किया जिसने उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया और उसके उत्थान की निंदा की। मेरा न्याय केवल मेरे अपराध के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि मेरे जंग की धृष्टता के लिए, एक ऐसी दुनिया की आकांक्षा करने के लिए जो मेरे लिए नहीं बनी है। मैथिल ने तीव्र और अटूट भक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे बचाने के लिए बेताब प्रयास किए। उसके कुलीन संबंध सामाजिक निर्णय की लहर के आगे शक्तिहीन साबित हुए। फिर भी निराशा के बीच एक नाजुक सुलह हुई। अपनी कोठरी की शांति में जूलियन और मैडम डी रेनाल ने एक नया संबंध पाया, एक ऐसा प्यार जो सामाजिक जटिलताओं से रहित और सच्ची समझ और क्षमा से पैदा हुआ था। जूलियन, मेरा प्यार, मेरा एकमात्र प्यार। लेकिन उनकी शांति क्षणिक थी। फैसला आया, मौत। जूलियन ने शांत गरिमा के साथ अपने भाग्य का सामना किया।
उसकी महत्वाकांक्षा अंततः बुझ गई। उसकी जगह स्वीकृति की गहरी भावना ने ले ली। उसका निष्पादन समाज की अक्षम्य प्रकृति और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के दुखद परिणामों की एक कठोर याद दिलाता था। मैडम डी रेनाल, जिनकी आत्मा टूट चुकी थी, कुछ ही दिनों बाद उसकी कब्र पर चली गई और मैथिल ने भक्ति के एक अंतिम भयानक कृत्य में जूलियन का कटा हुआ सिर ले लिया, उसे गुप्त रूप से दफना दिया। एक ऐसे प्यार की दुखद गूंज जो सभी सामाजिक सीमाओं को धता बताता था। इस प्रकार जूलियन सोरेल की कहानी समाप्त होती है। एक युवक जो अपने भावुक हृदय के लाल रंग और अपनी सामाजिक महत्वाकांक्षा के काले रंग के बीच फंसा हुआ था। स्तानदाल की उत्कृष्ट कृति हमें वर्ग विभाजनों की संक्षारक प्रकृति, मानवीय इच्छाओं की जटिलताओं और सामाजिक बाधाओं के भार से कुचले गए एक प्रतिभाशाली आत्मा की स्थायी त्रासदी पर विचार करने के लिए छोड़ देती है। दोस्तों, ये थी स्तानदाल की अमर कृति द रेड एंड द ब्लैक की पूरी कहानी, जिसे हमने आपके लिए केडीएम एनसाइक्लोपीडिया पर प्रस्तुत किया। जूलियन सोरेल का यह सफर, उसकी महत्वाकांक्षाओं, उसके प्रेम और उस समाज के साथ उसके संघर्ष की ये गाथा हमें आज भी कई महत्वपूर्ण सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या जूलियन अपनी परिस्थितियों का शिकार था, या उसकी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा ही उसका पतन का कारण बनी? प्रेम और शक्ति के इस जटिल खेल में क्या कोई भी वास्तव में विजेता था? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और विचार जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह विस्तृत सारांश पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और साहित्य प्रेमियों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक केडीएम एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हमेशा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक सामग्री लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय या कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, जानते रहिए और केडीएम एनसाइक्लोपीडिया के साथ जुड़े रहिए।